मैं उसको झूठ इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप देख लीजिए, आप ही के एक बरादरी है कि जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने कहा कि राशन पीडीएस चोरी हो जाता था। हम योगी आदित्यनाथ सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि पिछले साल एक 5 साल की सोनिया कुमारी लड़की आगरा में, जो शीला की और पप्पू की बेटी थी, 15 दिन राशन नहीं मिला तो उसकी मौत हो गई। तो सोनिया कुमारी का क्या मज़हब था? दूसरा ये है कि ये 2020 का वाक़या कह रहे हैं आप, यानी इनके हुकूमत बनने के 4 साल के बाद एक बोजाराम साहब का घर है, वही इसी तरह से बिल्कुल ही कमज़ोर, उनकी फ़ोटो मेरे पास है, दिखा सकता हूँ कि उनको खाना नहीं मिला। एक माँ है जो डिसेबल है, उनकी बेटी का नाम बेबी कुमारी है, वो भूखी है, वीडियो है उसका। एक है अलीगढ़ की गुड्डी और उसके 5 बच्चे भूखे हैं 2 महीने से। ये सब कौन है फिर? ये क्यों इतना झूठ बोलते हैं? एक रानी देवी के झोपड़ी में ये बेवा है, उसका 14 साल का पोता जो है रिक्शा चलाता है, दिन में 4 रुपये 5 रुपये कमाता है। फिर वैसे ही नुज़रत बानो है 22 साल की, उनके पास रेशन कार्ड नहीं है। तो ये क्यों इस तरह की बातें करते हैं? और फिर ये बोलना कि वो लफ्ज़ इस्तेमाल की अब्बा जान। क्या ये बात सच नहीं है कि आपने मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट कंट्रोल करने के लिए क्या किया? 60% ड्रॉप आउट रेट है उत्तर प्रदेश मुसलमानों का, 2% ग्रेजुएट होते हैं, 3% 12th पास करते हैं। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 2017 का, मैं आपका 2017-18 की फिगर दे रहा हूँ, कितने घर दिए मुसलमानों को? आपने 10 दिए। पूरे उत्तर प्रदेश को आए कितने? 6 लाख के ऊपर। MSDP का प्रोग्राम है जिसमें 1600 करोड़ आए उत्तर प्रदेश को माइनॉरिटीज़ के लिए, जिसमें से आपने सिर्फ 16 करोड़ खर्चा किए। झूठ पे झूठ इनकी। तो ये झूठ है इनका। और फिर जो एनकाउंटर हुए, अगर एक आलाजाद का लड़का गलती से एनकाउंटर हो गया लखनऊ में, तो पूरे पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया आपने। तो ये इनकी एक आदत बनी हुई है झूठ बोलने की, और ये समझते हैं कि इस तरह से बोलकर वो अपनी गिरती हुई साख को उठा पाएंगे। मगर उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है उनको, कैसे वो देख नहीं पाए कोविड के सेकेंड वेव में, जब गंगा के ऊपर लाशें तीर रही थी, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प तड़प कर मर गए, दवाएं और इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, टोसिलमिज़ोब नहीं मिल रहा था, दफनाने के लिए, जलाने के लिए लकड़ी नहीं, तो नदी के किनारे लाशों को जलाए तो कुत्ते लोच कर खा रहे। वो भी दुनिया की आंखों ने देखा। तो इस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं है। जिस तरह 17 में कब्रस्तान शमशान की बात शुरू हुई थी, अब इस तरह से दोबारा कर रहे हैं। तो मैंने आपको पूरा डेटा दे दिया, तो उसमें आपके दूसरे सवाल का भी जवाब है। भाजपा के एक सेकंड पश्चिमी और पूर्वी यूपी में डिफरेंशिएट करते हुए योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी में ना तो लड़कियां सुरक्षित थी, ना ही भैंस और बैल। मैडम एक बात सुनिए, क्या एक सांस में आप लड़की को और भैंस को बोलेंगे? ये महिलाओं से मोहब्बत है आपकी कि एक ही सांस में मुख्यमंत्री बोलेगा कि लड़की और भैंस और बैल? इंसान को इंसान के तौर पर देखो ना आप। ये इनकी मानसिकता है, इनका माइंडसेट है, ये इनका माइंडसेट है। अब माइक छोड़िए, हमारी आवाज अच्छी है। हाँ। तो ये क्या एक ही सांस में कह रहे हैं महिला और बैल और भैंस?
क्या बात है ये? एक मुख्यमंत्री रहकर आपको इस तरह की जबान इस्तेमाल करेंगे आप? ये आप लोगों की महिलाओं के लिए ये इज्जत है आपकी? बिल्कुल गलत है। इसको हम इनके इस तरह के बयान को बिल्कुल हम कंडेम करते हैं। हरिभूषण बचौन है जो बीजेपी के विधायक हैं, कहाँ वो के? कहते हैं कि आप जिन्ना का दूसरा रूप। कहाँ के हैं वो? बिहार के हैं, मधुबनी से हैं, एसपी के विधायक। अच्छा, अब वो अडवाणी जाकर क्या लिखे थे जिन्ना की खबर पे? असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिख कर आए थे। क्या लिखे थे जिन्ना की खबर पर जाकर? पढ़ के सुनाए आपको हम। उनको, ये लोग जाहिल लोग हैं, पढ़ते नहीं है। अडवाणी ने जाकर जिन्ना की तारीफ कर दी। हम यहां पर हैं तो जिन्ना के पैगाम को रिजेक्ट किए, टू नेशन थियरी को रिजेक्ट किए, तो यहां पर हैं। तो इनको हर आदमी इनको वही लगता है जो माइनॉरिटी एम्पावरमेंट की बात करता है, तो इनको वही लगता है, बस वही पुराना कैसेट चलाते हैं। आपको उन्होंने कहा कि आप तालिबानी सोच के हैं और आपको अफगानिस्तान चला जाना चाहिए। आपकी पार्टी यूपी में भी चुनाव आपने देखा था कौन, जब एयरक्राफ्ट हाईजैक हुआ था तो कौन मुल्ला उमर लाके छोड़ा? वैसे ही लाके छोड़ा। वो नहीं, एक मिनट नहीं, वो जो कौन लेकर गया था यहाँ से टेररिस्ट को, कौन लेकर गए थे? ले जाकर प्लेन में ले जाकर तालिबान के पास ले जाकर छोड़कर आए। अच्छा, दूसरी बात, भारत की जमीन पर हमारे एम्बेसडर ने वो कौन सा उनका तालिबान का लीडर, नाम भी नहीं आ रहा, उनसे मुलाकात की। तो क्या आपने क्या कबाब खिलाया उनको? हाँ, नहीं, बिरादर नहीं है, दूसरा है वो। तीसरी बात यह है कि हम डिमांड कर रहे नरेंद्र मोदी से, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार में दम है तो वो तालिबान को टेररिस्ट घोषित करे, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में उनको शामिल करे, और ये साफ देश को बता दे नरेंद्र मोदी की सरकार के भारत यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, और भारत ये तमाम तालिबान के 100 लीडर्स को डीलिस्ट नहीं करेगा डीलिस्ट। इनको एश्योरेंस दे मुल्क को। और आपने वाजपेयी जी की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, नरेंद्र मोदी की साढ़े छह साल सरकार, भारत के 35,000 करोड़ रुपए खर्चा किए गए अफगानिस्तान में। फिर ये कैसे आ गया? ये कौन जिम्मेदार है इसका? आप बताइए ना इन चीजों को, आप नहीं बताते। आप कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी में दम हो तो वो तालिबान को टेररिस्ट, सुनिए हम क्या, हम सुनिए आपको तकलीफ हो रही है, सुनिए। तालिबान को वो टेररिस्ट घोषित करेंगे। आप हमसे सवाल कर रहे हैं ना, आप घोषित करिए ना, यूएपीए में लाइए, यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन कमेटी में ये तमाम के तमाम लोग टेररिस्ट उनको डिक्लेयर कर दिया गया है। वो हक्कानी नेटवर्क कौन है जिसने भारत के डिप्लोमेट को मार दिया था अफगानिस्तान में, काबुल में? वो उनका अभी मिनिस्टर बना हुआ है। तो आपको कौन रोक रहा है? आप सत्ता में है ना, तो हमारा मुतालबा सरकार से, आपको गवर्नमेंट में आप करिए ना, क्यों नहीं करते आप? तालिबान को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? क्यों आप ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? क्या मानते हैं? हमको क्या करना है तालिबान से? मांग किया है ना, तो आप तो हम क्या मानते हैं? हम देखिए, मानते हैं सरकार से हम पूछ रहे हैं, हमारी सरकार से हम पूछ रहे हैं कि आप उनको, यूनाइटेड नेशन ने उनको तो आतंकवादी कह दिया, उनके लीडर्स को। आपने अब तक उनको यूएपीए में लिस्ट में क्यों नहीं डाला फिर? और ये इनके जो ये रिकॉर्डिंग कंपनी के जूक बॉक्स हैं, बक करते रहते हैं, बकवास। अरे तुम्हारी सरकार को बोलो ना जाके। लेकिन तालिबान को आप क्या मानते हैं? अपना स्टेटमेंट क्या तालिबान को क्या मानते हैं? सवाल कर रहे हैं हम, तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे आपने हमसे पूछा कि किसी बीजेपी के नेता ने तालिबान के बारे में हमसे ये कहा है हमारे बारे में। अरे भाई, क्या हर मुसलमान इनको तालिबान नजर आता है क्या? आपकी राय क्या है? ओवैसी साहब को क्या नजर आता है? ओवैसी साहब को तालिबान क्या नजर आता है? अरे आप लोग इस तरह से जर्नलिस्ट लिंचिंग नहीं करते, सवालात करिए, एक के बाद एक करिए। हम बैठे हैं ना, भागता रहे। सवाल एक ही है, सबका सवाल एक ही है। ओवैसी साहब या आपकी पार्टी
हाँ। तालिबान को मान्यता देती है या फिर आप तालिबान को क्या मानते हैं? तालिबान को हम शुरू से कह रहे हैं, 2013 से मैंने पार्लियामेंट में स्पीच कहा, 2015 में कहा, 2016 में कहा, और 2000 जब ये CAA का बिल पास हुआ था, मैंने कहा ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती कर रहे हैं आप। तालिबान आएगा, आप इसको CAA के कानून को आप रिलीजियस न्यूट्रल बनाइए, और बनाने क्या स्पीच सुनिए जाके पार्लियामेंट में हमारी। हमने कहा कि कल आपको ताजिक को, हजारा को, उज़्बेक को, तुर्कमेन को आप भारत में सिटीजनशिप दे पाएंगे। अफगानिस्तान में आ रहे हैं वो लोग। आपने अपना स्ट्रेटेजिक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया वहां पर। ये आपने क्या, अरे ये देखिए, तालिबान से असदुद्दीन ओवैसी को क्या करना है, क्या करना है हमको? आपके दिमाग में बात आती भी क्यों है? आप क्यों शक करते हैं हम पर? इस तरह का सवाल करना आपका शक नहीं, आपका शक करना है नहीं, बिल्कुल शक करना है आपका, बिल्कुल। मैं एक सुनिए, कोई नजरिया, हमारा नजरिया संविधान, हमारा पूछा जा रहा है। अरे नजरिया संविधान क्या है हमारा? भारत का संविधान के ऊपर वोट लिए हैं, बोल रहे हैं आपको, आपको संविधान से मतलब है नहीं है। ये बताइए कि हमको क्या नहीं, हमको मुल्क से, भारत से मतलब, हमको दूसरे पड़ोसी से क्या मतलब? हमको नजरिया क्या नजरिया? कौन सा नजरिया? हमारा नजरिया संविधान का है, हमारा नजरिया कॉन्स्टिट्यूशन का है। संविधान के नजरिए से आप क्या मानते हैं? इसी संविधान के नजरिए से सरकार को तय करना है। इसी, सुनिए आपने अच्छा सा, इसी संविधान के नजरिए से भारत सरकार को तय करना है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करेंगे नहीं करेंगे। और ये संविधान के नजरिए से हमको पूरा हासिल है कि हम अपने मजहब पर चले, हम भारत के शहरी हैं। ये हर चीज दुनिया में संविधान वो हो रहा है, हमको क्यों पूछ रहे हैं आप? ये बताइए कि तालिबान के टेकओवर से अफगानिस्तान में पाकिस्तान कमजोर होगा या मजबूत होगा, और भारत पर उसका क्या? मैंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कहा कि ये जो तब्दीली आई है, ये पाकिस्तान, चीन, ये इनको मजबूत करेगा, और मुस्तकबिल में हो सकता है, फ्यूचर में ये भारत के लिए एक फिक्र की बात हो सकती है। ये मेरा ऑन रिकॉर्ड मैं कह चुका हूं, ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह चुका हूं। और उसके बावजूद भी हमारा एम्बेसडर उनसे मिलता है, हम मिलते हैं उनसे। और जो लोग भारत की एम्बेसी में काम कर रहे थे अफगानी, उनको क्या लाए हमने? छोड़ दिया हमने उनको वहां पर, छोड़ दिया हमने उनको वहां पर। 4 हमारे कॉन्सुलेट थे, एक एम्बेसी हमारी थी वहां पर। हर साल 900 अफगानी को, 800 अफगानी को हम लाकर यहां पढ़ाते थे भारत में। 16,000 अफगानियों को हमने तालीम दिलाई, पढ़ाया, लिखाया, काबिल बनाया। अब क्या पोजीशन है हमारा बताइए वहां पर? हमने छाबार पोर्ट को डेवलप किया ईरान से ट्रेड करने के लिए। यही तो हम जानना चाह रहे हैं ना। और ये बातें पूरी हमने ऑल पार्टी मीटिंग में भी कही थी। पूछ लीजिए अब भारत सरकार से, ये सवाल हमने उठाए वहां पर। बोलिए क्या करेंगे आप? क्या आप इनको टेररिस्ट लिस्ट में डालेंगे? क्या आप इनको UN सैंक्शन कमेटी में आप डिलिस्ट करेंगे या टेररिस्ट रखेंगे? और रखते हैं तो फिर क्या आप UAPA में उनको शामिल करेंगे? और अगर नहीं करते तो अपने बीजेपी के लोग जो बकवास कर उनको रुकाइए। यहां पर यह सवाल उठता है ना, तो सरकार से हर आदमी जाके बोल रहा है, जो इनके खिलाफ है उसको खड़े होकर शुरू हो जाते हैं। सर, आपकी पार्टी के नेता बिहार में फिलिस्तीन और इजराइल पे बयान दे सकते हैं, और आप राष्ट्रीय नेता हैं, आप कह रहे हैं कि हमको सुनिए, अफगानिस्तान के मसले से कोई मुकाबला नहीं। आपने कभी पढ़ा महात्मा गांधी ने क्या कहा फलस्तीन के बारे में? आपने पढ़ा कभी? नहीं, सुनिए। अच्छा, अरे जवाब, अरे भाई आपको इतना दर्द क्यों रहा है पेट में? सुन तो लीजिए ना, सवाल आपका बहस करना चाहे तो आ जाइए, डिबेट कर लेते हैं। आप जर्नलिस्ट से सवाल किए ना, जवाब सुनिए नेताओं को पेट में दर्द ना। हमको नहीं होता है, हमको नहीं होता है, हमको नहीं होता, हम बहुत मोटी चमड़ी के हैं। आपको होता है। सुनिए, सवाल करिए, जवाब भी सुनिए। नेताओं का काम जवाब देना है और आपका काम सुनना है, पत्रकारों का बहस से करना नहीं है। यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन है फलस्तीन के ऊपर कि इजराइल काबिज है, वहां पर है ही नहीं है। यूनाइटेड नेशन का भारत हमेशा से फलस्तीन को तायद किया नहीं किया, इसमें उसमें फर्क है ही नहीं है। हमने तायद की फलस्तीन की, हमेशा हमारा मौक़िफ़ रहा कि फलस्तीन का एक आज़ाद मुल्क बनना चाहिए। मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस वहां पर है, इसका एक हिस्टोरिकल है, आप देखते नहीं आप लोग।
अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत कर रहे हैं। महेंद्र प्रताप के बारे में ये कहा गया कि एएमयू में उन्होंने बहुत जमीन दान दी थी, लेकिन कभी उनका कोई जिक्र नहीं किया गया। ठीक एएमयू के यदि आसपास ये बन रहा है तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, गलत बात है। महेंद्र प्रताप साहब का तस्वीर भी है, उनकी इज्जत की निगाहों से वहाँ पे देखा जाता है और उनकी बड़ी कदर की जाती है। वो तो उस जमाने में मुस्लिम उलेमाओं के साथ जाकर एक हुकूमत भी बनाए थे, तो ये बात गलत है। उनकी बड़ी इज्जत की जाती है, कोई बात नहीं। आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, यूपी में तय हो गया किसके साथ स्ट्रेटेजी है यूपी का? चुनाव तो लड़ेंगे ना, बिल्कुल लड़ेंगे। कितनी सीटों पे 100 वाली बात है? हम तो 100, हमारे शौकत साहब सदर ने कहा कि 100 सीटों पर हम लोग तैयारी करें लड़ने की। मुख्तार साहब को टिकट देंगे? क्या टिकट मिलेगा? नहीं मालूम, अभी तो मुझे नहीं मालूम, उस बारे में तो नहीं मालूम। आपकी पार्टी के किसी नेता ने कहा कि उनको हाँ, हमने ये कहा कि अगर उनको टिकट हम देने तैयार हैं। अब उनसे बातचीत नहीं हुई हमारी। टिकट देंगे। बाहुबलियों को आपकी पार्टी जगह दे रही है, ऐसा आरोप लगेगा आपको? प्रज्ञा ठाकुर दूध की दुली भी है, क्या बात है? 37% MLA बीजेपी के, इनके क्रिमिनल चार्जेस हैं यूपी में। हाँ, JLU इतने MP है, कितनों पर केस है बताइए? ये सब क्या है? लोकप्रिय नेता है पूरे ये। अभी उसी धारा में चलेंगे ना? अरे जब आपके लिए अच्छा है तो मुझे भी अच्छा होना चाहिए ना। हाँ, वोट दाग आपको हमारी नजर आते ना, दूसरों के दाग आपको दूध की तरह नजर नहीं आते। आपको तो वो तो आपको दिखता है कि वो जख्म ही नजर आता है वो। अभी आपने कहा फ्रीडम फाइटर नजर आते होंगे। हाँ, अतीक अहमद साहब नहीं, आपको प्रज्ञा, आपको फ्रीडम फाइटर नजर आती होगी ना? नहीं, आपको नजर आती होगी नहीं। ये गलत बात है। उनके ऊपर चार्जेस हैं, कोर्ट ने प्रूव नहीं किया उसको, और इलेक्शन कमीशन उनको इजाजत देता लड़ने की। अगर आप फ्रीडम फाइटर की बात करें तो फिर चलिए सबकी बात करिए, कौन रोक रहा है आपको? अतीक अहमद फ्रीडम फाइटर है। अतीक अहमद भारत के शहरी हैं और लीगली वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। उन पर क्रिमिनल केसेस हैं और अभी तक वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लड़ेंगे। क्यों बात है? आप लड़ा रहे हो? बिल्कुल लड़ाएंगे। मुख्तार भी आ रहे हैं? नहीं, वो बात अभी नहीं, जब होंगे बताएंगे आप। अभी आपने कहा महिलाओं के सम्मान की बात करी, आपने कहा कि भैंस और महिला को एक साथ नहीं देखा जा सकता। सुरक्षा बोला गया ना, मुख्यमंत्री ने बोला उसको। इसी से एक सवाल है सर रिलेटेड कि दिल्ली में एक मामला आया है रियाजुद्दीन, जिसने 9 साल पहले तलाक दे दिया और फिर अब वो 9 साल बाद अपनी वाइफ के पास आता है और कहता है हलाला के जरिए तुम मुझसे फिर दोबारा निकाह करो। अब इस पर आप क्या कहेंगे? ये कैसा सम्मान है महिलाओं का? केस बुक करिए उसके ऊपर। क्या आपको मालूम भारत में कितने चाइल्ड मैरिज होते हैं? उसमें मुसलमान कितने हैं? बोले आपको, हम कितने चाइल्ड मैरिज होते हैं बताएं आपको मालूम? 33 लाख महिलाएं शादी होकर अपने शौहर के साथ नहीं, उसमें कितने महिला मुसलमान हैं बताइए? एक इशू उठाकर आप लोग कब तक ऐसा करेंगे? छोड़िए ना, अरे छोड़िए ना, छोड़िए। अरे उसको केस बुक करिए। क्या पार्टी का हो गया? हमारे कहाँ पार्टी का हो गया? कौन बोले पार्टी का है? अरे क्या इंडिविजुअल केस का आपका वो सुन भड़क नहीं रहे, आपको सच्चाई बयान कर रहे हैं। आपको बोल रहे हैं कि बताइए चाइल्ड मैरिज कितने होती हैं, कितने मुसलमान होती बताइए? कितने 33 लाख अगर शादीशुदा औरतें जो अपने शौहरों के साथ नहीं है, कितने मुसलमान है उसे बताइए? हलाला जायज? हलाला जायज है? हलाला गैर कानूनी है। हलाला गैर कानूनी है। कहाँ होता है हलाला बताइए आप? हलाला कहाँ होता है बताइए आप? ये आपके जो बताइए कहाँ? अरे होता कहाँ है बताइए? सब ये बताइए साहब, हाल ही में आपने एक ट्वीट किया था, कहा था कि मौका मिला तो अलायंस करेंगे किससे? सपा से। वो बात करेंगे तो हम सबसे बात करने तैयार है। सपा हो, BSP हो, बात करेंगे। बात करें तो बात पर करें। आरोप ये लगता है कि आप बीजेपी के गोलकीपर हैं और सेकुलरिज्म के मतलब कम से कम आप तो नहीं करना चाहिए ना सवाल। बिहार में 2 कम से कम तो आप तो नहीं करना चाहिए ना सवाल। ओवैसी साहब, कम से कम आप तो नहीं करना चाहिए। यहाँ क्या हुआ? हमारी वजह से बनी। आप लोग तो चश्मदीद गवाह है ना बिहार में, हमारी वजह से बनी सरकार। आरोप लगता है अरे देखिए, आरोप छोड़ दीजिए, मगर आप तो यहाँ के एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं। आपने तो देखा ना सब चीज यहाँ पर, कहाँ कैसे जीती बीजेपी, यहाँ पर किसको 60 सीट मिले, कौन हार गया,
ये सब चीजें, ये तो इल्जाम लगते रहता है भाई, उसको कोई फिक्र की बात। जी हाल ही में आपके बारे में कहा था कि चोर दरबारी से बिहार में एनआरसी लागू करना चाहती है सरकार, ये ऐसा क्यों किया गया? देखिए, ये जो हाई कोर्ट का जो अभी जजमेंट ऑर्डर आया है, उस हाई कोर्ट के ऑर्डर में पहले तो नीतीश कुमार सरकार को उस हाई कोर्ट को जाकर बताना चाहिए था कि जिस तरह से पेश किया जा रहा है मसला, वो मसला नहीं है। कितने 38 फॉरेनर्स हैं यहाँ पर बिहार में, पूरे के पूरे नेपाल के हैं। ये 2 महिलाओं का केस था जिनको दोनों को डिपोर्ट कर दिया गया, और फिर हाई कोर्ट के हम इस बात से हमको बड़ी तकलीफ हुई है कि वो सीमांचल को क्यों टारगेट कर रहे हैं। सीमांचल का नाम आ रहा है भाई, आप डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ की गवर्नमेंट हाई कोर्ट को जाकर क्लैरिटी के साथ बताती कि इस तरह का कोई मसला नहीं है। अच्छा, हाई कोर्ट ने कहा कि सीमांचल का बॉर्डर पोरस है, तो फिर सीवान कहां पर आ गया? बांग्लादेश का बॉर्डर सीवान को कहां लगता है, बताइए कहां लगता है वो? और ये जो बोलना कि हर किसी को ऑब्जेक्शन है तो बता दीजिए, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि आसाम में जब आखिरी दिन था ऑब्जेक्शन दाखिल करने का, 3 लाख मुसलमानों के ऑब्जेक्शन दाखिल किए गए, जिसमें से छोटे बच्चे भी थे 10 साल 8 साल के। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सरकार को संजीदगी के साथ इसको लेना चाहिए और हाईकोर्ट को जाकर बताना चाहिए कि ये इस तरह का मसला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि संघ परिवार बार बार सीमांचल के बारे में इस तरह की बात करते रहता है, जो बिल्कुल झूठ है। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले, तारापुर और कुशेश्वर, तो वहाँ के चुनाव लड़ेगी अख्तर भाई, स्टेट प्रेसिडेंट की मौजूदगी में कैसे बोलूंगा? तो स्टेट प्रेसिडेंट तय करेंगे। नहीं, ठीक है, वो हम लोग देख रहे हैं, अभी उस पर गौर कर रहे हैं, कोई फैसला नहीं लिया गया है अभी बस हो गया। जाहिर है कि पार्टी कोई जायजा लेगी मुकामी सतह पर, स्थानीय हमारे संगठन का सारा कुछ हम लोग हालचाल जान रहे हैं, उसके बाद फैसला करेंगे उस पर। वैसे साहब, चिराग पासवान और प्रिंस पे एक लड़की ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया है कनाट पैलेस दिल्ली में। मुझे नहीं मालूम इस बारे में। 17 तारीख को पीएम मोदी का जन्मदिन है, सब लोग जश्न मनाएंगे, बीजेपी वाले लोग, जेडीयू वाले भी कुछ कर रहे हैं, आप लोग कुछ करेंगे क्या? चलिए, आपको केक का टुकड़ा मिला तो खा लीजिए आप। मेरा सवाल और है, हेमंत कांग्रेस की तरफ से बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है, आप लोग भी तो कुछ करें। कांग्रेस की तरफ से उस दिन बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है, जी, तो आप लोग भी तो कुछ कर लीजिए। हाँ जी हाँ। हम लोग सीमांचल में जो कटाव हो रहा है, 2000 से ज्यादा लोग विस्थापित हैं, नदियां काट रही हैं, वो हमारी पार्टी का इशू है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि भोजपुरी और मगही बोलने वाले जो है वो डोमिनेटिंग होते हैं। बोलिए, क्या कहेंगे? भाषा को लेकर के बोला आज बिहार को उन्होंने कटाक्ष किया है। किसने? फिर से बोलिए, सुने। मगही और भोजपुरी पे बोलने वाले हैं वो दबंगई करते हैं। कौन बोले ये बात? हेमंत सोरेन। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनको बिहार, खास करके मगही वगैरह तो बिहार के क्षेत्र में बोली जाती है। मैं नहीं समझता हूँ कि एक जिम्मेदार नेता को किसी भाषा को लेकर, किसी क्षेत्र को लेकर या किसी समुदाय को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओके। अरे किसी दूसरे पॉलिटिशियन के लिए रख लिए सवाल। सामना के संपादकीय में जो साकिना का रेप मामला है, उसमें शिवसेना ने उत्तर भारतीयों को दोषी ठहराया। पहली चीज। दूसरी चीज, उद्धव सरकार ने बैठक में कहा है कि महाराष्ट्र में अलग अलग प्रांत से जो लोग आए उनका रजिस्ट्रेशन रखा जाए। नहीं, ये क्राइम जब होता है तो उसको रीजन से आइडेंटिफाई क्यों करते हैं आप? क्रिमिनल तो क्रिमिनल होता है, वो तो उसका माइंडसेट होता है, उसको रीजन से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? तो गलत बात है ये। और आपका काम ये है कि आप सेफ्टी पहुंचाना महिलाओं की, और आप उसमें नाकाम होते तो किसी रीजन पर ब्लेम कर रहे थे आप। और रजिस्ट्रेशन, कौन से कानून रजिस्ट्रेशन करेंगे आप? कौन सा कानून है? कल आप बोलेंगे मुझे आने के लिए वीजा लेना पड़ेगा दूसरे स्टेट जाने के लिए। शिवसेना यूपी में चुनाव भी लड़ेगा, दूसरी तरफ उत्तर भारतीयों को। वो देखिए, चुनाव कोई भी लड़ सकता है, मगर ये भारतीयों को दोषी ठहराते हुए बिल्कुल नहीं, ये
ये देखिए नुकसान फायदा तो जनता तय करेगी, मगर इनका ये अगर ये कमेंट है सामना में, ये बिल्कुल गलत है। सरकार आपकी, आपका काम है उसको प्रोटेक्शन करना, माहौल पैदा करना, और उसको आप बोलेंगे वहाँ के लोग, अरे भाई इंडिया इज ए मेल्टिंग पॉट, आप सब जाएंगे ना, तो क्या बुरी बात है। आपको गुस्सा कब से आने लगा? हाँ, गुस्सा कब से आने लगा? गुस्सा कब से आने लगा है? नहीं, गुस्सा कहाँ है, ये तो नॉर्मल बिहेवियर है। ना सवाल नहीं दे, आप सवाल करेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा ना, आप दे रहे हैं और क्या। ये यूपी में जो कि दूसरे राज्यों में भी आपके आरोप लगता रहा है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। यूपी में किसको फायदा हुआ, किसको सर एक बात सुनिए, बिहार में आप हमारा इलेक्शन कैंपेन कवर किया, आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आप सबने आप तो साथ भी थे सर, आप तो हमारे 1 दिन 2 दिन साथ भी थे। आप बताइए कहाँ हमारी वजह से बीजेपी को फायदा हुआ यहाँ पर? अरे भाई, उनको कांग्रेस को नहीं बोल सकते, महागठबंधन को तो यूपी का बताना, हराएंगे ना, हराए ना, नहीं हराए ना हम लोग। देखिए 19 सीट हम लड़े, कितने लड़े हम लोग? 19 लड़े, 5 जीते। आपको मालूम 9 पे गठबंधन जीता, और वो 9 सीट जहां पे गठबंधन जीता, हमारा जो मेजॉरिटी थी वो उनके विनिंग कैंडिडेट से कम थी। 6 एनडीए जीती, और वो भी हम जो 6 वोट किए, जो 6 कैंडिडेट हमारे वोट किए, उनका मेजॉरिटी फर्क नहीं पड़ता। तो झूठ है ये भाई, आप हार रहे हैं, आप कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए हमको, अगर राजद को यादवों ने वोट नहीं दिया और कुर्मियों ने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया और ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया या कांग्रेस को वोट नहीं दिया, तो ये कभी कोई बोलते हैं लोग हिंदू ने हमको वोट नहीं दिया इसलिए हम हार गए? कभी सुना आपने? क्या मुसलमान क्या इनका गुलाम है, खैदी है? क्या हम तुमको वोट डालते रहेंगे? कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे बात। मगर जहां लफ्ज मुसलमान आएगा वो समझते हैं कि हमारा कैदी है। ये मामला इनको सोचना पड़ेगा कि अब माहौल बदल चुका है, अब वो मामला नहीं चलने वाला है, कहीं पर भी नहीं चलने वाला है। उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, हम क्या लोकसभा का चुनाव लड़े, वहां पर 1 सीट नहीं लड़े, कैसा जीत गई बीजेपी? फिर कौन जिम्मेदार है उसका? अखिलेश यादव की वाइफ हार गई, दोनों भाई हार गए, हमारी वजह से हारे। इस बार क्या होगा? हाँ? इस बार क्या भाई मैं तो ज्योतिषी नहीं हूं ना, मैं कोई सेफोलॉजिस्ट हूं। मैं हाथ देखकर भी नहीं बोल सकता क्या होने वाला है। मुझे क्या मालूम क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा इंशाल्लाह। कैसा मानते हैं? हाँ? आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा को आप कैसा मानते हैं? अरे वो उनका प्रोग्राम, मेरे को क्या करना है उससे? उनका प्रोग्राम है, दिल्ली में पूरा पानी घुसा हुआ है। आपने कहा है कि 11% यादव वोट बैंक वाले यादव ना 11 भी नहीं मुख्यमंत्री बनेगा और 19% वाले मुसलमान को मुख्यमंत्री अब बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। तो क्या धर्म आधारित आप मुख्यमंत्री चुनेंगे उस तरीके से? नहीं, धर्म आधारित कहाँ है? आपने CSDS का डेटा पढ़ा? आपने एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा कि यादव किसको वोट देता है किसको नहीं देता है। ये बात करते हैं MY कॉम्बिनेशन की। तो फिर आपने क्या किया मुसलमानों के लिए? मैं तो डेटा दिया ना आपको कि कितना इलिटरेसी है। लोएस्ट लिटरेसी रेट मुस्लिम्स का है यूपी में, महिलाओं में सबसे लोएस्ट महिलाओं में मुसलमानों का है। आपने क्या किया बताइए? हिस्से, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है और हिस्सा मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये सब ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है यूपी में, वो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताइए फिर? वो ये भी तो हो रहा है ना, ये भी तो आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तो सब लोग कर रहे हैं। अगर हम बोलेंगे कि मुस्लिम एम्पावरमेंट की, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, हिस्सेदारी की बात करना, तो कौन बुरी बात क्या है इसमें? सच्चा कमेटी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जनवरी में PIL दाखिल की गई। वो कुछ नहीं होगा, वो इससे पहले भी करे थे, उसका जजमेंट है ऑलरेडी। आपने कहा कि सपा ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया यूपी में, आपको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, आप 19% हैं, वो 11% है। सपा से किस तरह की हिस्सेदारी की अपेक्षा रखते हैं आप? अगर आप तालमेल करना चाहें या वो करना चाहें, आप जब कुछ बात हो जाएगी तो आपको बताएंगे। आप बताइए, अभी लोग संदेश पहुंचाएंगे उनके पास। अच्छा, आप एजेंट हैं सपा के? ये नहीं मालूम था हमको। अरे आप कितने टोपियां पहनेंगे आप? छोड़ दीजिए, चलिए, थैंक यू, सुनाओ।
आपकी हालत बहुत है।